गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं जीएसटी क्यों आया और ऐसी क्या कमियां थी हमारे पुराने इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम में जिसकी वजह से जीएसटी को इंट्रोड्यूस करना पड़ा। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो अभी सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि जो ओल्ड टैक्सेशन सिस्टम था, राइट, उसमें ऐसी क्या क्या खामियां, ऐसी क्या क्या शॉर्टकमिंग्स थी जिसकी वजह से हमें जीएसटी लाने की ज़रूरत महसूस हुई। तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके कैस्केडिंग इफ़ेक्ट की। कैस्केडिंग इफ़ेक्ट के बारे में मैं आपको लास्ट वीडियो में क्लियर कर चुकी हूँ कि जिसमें हम टैक्स पर टैक्स देते हैं, राइट। हम जो पुराना सिस्टम अगर हम चेक करें तो उसमें आप देखेंगे कि हम टैक्स पर टैक्स कई बार दिया जाता था उसमें। तो एक तरीके से जो फाइनल कंज्यूमर है उस पर काफ़ी बर्डन आ जाता था, और वो भी बर्डन ऐसा कि जो ज़रूरत का नहीं है और अननेसेसरी बर्डन है, ठीक है। लेकिन नए सिस्टम में ये अफेक्ट जो है वो हटाया गया, मतलब जीएसटी के आने के बाद इस तरीके का बर्डन एलिमिनेट हो गया। जो पुराने टाइम पे एक्साइज ड्यूटी का आपको क्रेडिट नहीं मिलता है, जो सीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलता था, जो कस्टम ड्यूटी का क्रेडिट नहीं मिलता था, जो वैट का क्रेडिट नहीं मिलता था सर्विस प्रोवाइडर को, वो सारे क्रेडिट अब आपको जीएसटी में अवेलेबल हो गए मिलने, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अनसर्टेनिटी की। अभी अनसर्टेनिटी किस चीज़ में, आप देख सकते हो पुराने डिफरेंट, जब हम टैक्स सिस्टम की बात करते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों के बहुत अलग अलग प्रोसीजर हैं। जैसे रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर अलग है, रिफ़ंड ऑफ टैक्सेस का अलग टाइप का है, टैक्स रिटर्न्स का अलग है। बड़े कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर हैं और बहुत कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं जो ओल्ड टैक्स सिस्टम्स हैं। लेकिन जीएसटी में वो चीज़ें बहुत क्लियर हैं, बहुत सही तरीके से डिफ़ाइन की गई हैं। नंबर 3 पे आ रहा है डिफरेंट लॉज। डिफरेंट लॉज का मतलब क्या है कि पुराने टैक्स सिस्टम में एक प्रॉब्लम थी, एक जिसे कहते हैं ना कि एक कोऑर्डिनेशन नहीं था डिफरेंट लॉज में। कानून तो बनाए गए, प्रोसीजर भी थे, लेकिन उनके बीच में कोऑर्डिनेशन, एक समन्वय नहीं था, जिसकी वजह से कंज्यूमर को बहुत तरीके की फॉर्मेलिटीज़ फॉलो करनी पड़ती थी और एक तरीके से कन्फ्यूज़न वाली सिचुएशन थी जो हम पहले भी डिसाइड कर देख चुके हैं। पुअर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। जैसे अभी आप जीएसटी की बात करोगे तो आप देखोगे कि आप इलेक्ट्रॉनिक मोड पे हर चीज़ आपको अवेलेबल है, चाहे वो रजिस्ट्रेशन है या पेमेंट ऑफ टैक्स है या रिटर्न्स है। लेकिन पुराने सिस्टम में इलेक्ट्रॉनिक मैचिंग नहीं है। एक तो सबसे पहले मैच करते, जैसे हम हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता था, पहले भी मिलता था, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता था। हालांकि इन कंपैरिजन जीएसटी हमें वो अमाउंट कम दिया जाता था, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्या था। और इनपुट टैक्स क्रेडिट का हमें इलेक्ट्रॉनिक तरीके से, मतलब और एक तरीके से एक कंप्यूटराइज्ड ऐसा कोई सिस्टम नहीं था जिससे हमें क्लैरिटी हो सके कि हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना बनना चाहिए और क्या वो हमें अवेलेबल हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा। तो एक जो सिस्टम था वो ट्रांसपेरेंट नहीं था और इस वजह से भी एक क्लैरिटी नहीं बन पा रही थी। मल्टीपल एग्जेम्पशंस एंड कंसेशंस। पुराने सिस्टम में हालांकि बहुत सारे स्टेट्स अपने अपने लेवल पर अपने टैक्सेस में एग्जम्पशन और जो आपको कंसेशन दिया करते थे, और जिससे क्या हो रहा था कि डिफरेंट स्टेट्स में एक यूनिफॉर्मिटी अवेलेबल नहीं थी। लेकिन जीएसटी के आने के बाद क्योंकि वन नेशन वन टैक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो रखा गया है, इसलिए अभी इस तरीके का कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता। लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। हालांकि ट्रांसपेरेंसी का कॉन्सेप्ट पहले भी आ चुका है, लेकिन पहले ऐसा कोई सिस्टम या कोई प्रोसीजर नहीं था जो क्रॉस वेरीफाई कर सके। जैसे सैनवेट यानी सेंट्रल वैल्यू एडिड टैक्स, या जो भी हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट दिया जाता था वो सही अमाउंट दिया जा रहा है या नहीं, या ऐसा कोई मैकेनिज़्म बनाया नहीं गया था। तो लेकिन जीएसटी हम देख सकते हैं आगे, अगर आप जब इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में बात करेंगे तो आपको पता लगेगा कि किस तरीके से ये चीज़ें मैच की जाती हैं और किस तरीके से ये चीज़ें ट्रांसपेरेंट रहती हैं। नेक्स्ट इज़ लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन प्रोविजंस एंड रेट्स। तो ऑब्वियसली डिफरेंट स्टेट्स
के डिफरेंट टाइप के टैक्सेस और डिफरेंट टाइप के कंसेशंस एंड एग्जाम्पशंस, तो और डिफरेंट प्रोसीजर्स। तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर हम ट्रेडिंग पे जाते थे तो वहाँ हमें बड़ी डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ती थी। मल्टीपल पॉइंट ऑफ टैक्सेशन, आप देख सकते हैं कि अलग अलग पॉइंट पर, जैसे एक्साइज ड्यूटी है, अभी मैन्युफैक्चरिंग पर आपने एक्साइज ड्यूटी दी, फिर आप वैट दे रहे हो, राइट, या फिर आप CST दे रहे हो, तो एक ही चेन में आप कई तरह के टैक्स पे कर रहे हो। दैट वाज वेरी कंफ्यूजिंग एंड वेरी मतलब वो एक तरीके से डीमोटिवेट करने वाला प्रोसीजर था। नेक्स्ट इज़ इंसेंटिव फॉर इवेजन। तो ऑब्वियसली अगर इस तरीके की फॉर्मेलिटीज़ होंगी या डिफरेंट प्रोसीजर्स होंगे, डिफ़िकल्ट प्रोसीजर्स होंगे, तो कहीं ना कहीं कंज्यूमर या जो टैक्स पेयर है वो मोटिवेट किस चीज़ के लिए होता है? इवेजन के लिए होता है। वो टैक्स की चोरी करने की कोशिश करता है, टैक्स बचाने की कोशिश करता है। तो दैट इज़ ऑल्सो हार्मफुल फॉर द रिवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। कॉम्प्लेक्सिटी किस चीज़ की? कि पुराने सिस्टम में डिफरेंस था गुड्स और सर्विसेज में, नए सिस्टम में गुड्स और सर्विसेज में डिफरेंस ख़त्म कर दिया गया है। तो ऐसा कई बार देखने को मिलता है कि अगर कुछ ही गुड्स की सप्लाई की जा रही है तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि उसमें सर्विसेज का भी कोई कंट्रीब्यूशन हो, लेकिन क्योंकि GST में गुड्स और सर्विसेज का कोई डिफरेंस नहीं किया जाता, इसलिए यहाँ पर वो प्रॉब्लम हमें फेस नहीं करनी पड़ती। नेक्स्ट वन इज़ नैरो बेस। नैरो बेस मीन्स ओल्ड सिस्टम के अकॉर्डिंगली इनडायरेक्ट जो टैक्स सिस्टम का जो बेस था वो काफ़ी नैरो था, यानी गवर्नमेंट को उतना अवेलेबल नहीं था रेवेन्यू इनडायरेक्ट टैक्स से इन कंपैरिजन ऑफ अदर कंट्रीज़। मल्टीपल एडमिनिस्ट्रेशंस एंड एडमिनिस्ट्रेशनल डिफ़िकल्टीज, डेफिनेटली जब डिफरेंट प्रोसीजर्स होंगे, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स होंगे, तो उनको एडमिनिस्टर करना, उनको चेक करना, कंट्रोल करना, उनको हैंडल करना काफ़ी डिफ़िकल्ट टास्क है। और इसके अलावा इसके ऊपर काफ़ी कई तरह की कॉस्ट भी आती हैं, तो वो भी थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि इससे एक बर्डन क्रिएट होता है। डबल टैक्सेशन की बात करें, या मैं पहले बता चुकी हूँ, डबल टैक्सेशन मतलब कई बार आप जैसे इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको एक बार मिला या किसी पॉइंट पे मिला नए पुराने सिस्टम में, तो वो भी एक प्रॉब्लम थी कि हम एक ही टैक्स को बार बार पे कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन नए सिस्टम में ऐसा नहीं है। इंक्रीज कंप्लाइंस कॉस्ट, कंप्लाइंस मतलब फॉर्मेलिटीज़ पूरी करना, पेपर वर्क है, या फिर आप रिकॉर्ड्स की मेंटेनेंस है, तो वहाँ पे थोड़ी सी उनको हैंडल करने की जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा थी। करप्शन ऑब्वियसली जब पुराने सिस्टम में क्या था कि एडमिनिस्ट्रेशन और यानी टैक्स पेयर और गवर्नमेंट के बीच में बहुत सारी और लोग भी थे जो उनकी एंट्री की वजह से इन टैक्स की कलेक्शन या टैक्स को हैंडल करने में काफ़ी तरीके की गलत तरीक़ों का इस्तेमाल किया जाता था, जिसकी वजह से टैक्स की चोरी भी कह सकते हो, या ब्राइब्स का इस्तेमाल करना, ये सारी चीज़ें क्योंकि वो करप्शन माना जाता है। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ओल्ड सिस्टम में और GST में कितना डिफरेंस है और किस लेवल पे है। देखिए हमारे पास है, जैसे हम हेडिंग देख सकते हैं, मैन्युफैक्चरर है दिल्ली का रहने वाला और होलसेलर भी दिल्ली का ही है, और आप इसको सामान दे रहे हैं। मैन्युफैक्चरर सेम स्टेट में यानी या सेम यूनियन टेरिटरी में गुड्स या सर्विसेज जो है सप्लाई कर रहा है, तो एक बार उसका देख लेते हैं क्या सीन है, फिर हम देखेंगे GST के अंडर उसका क्या सीन रहेगा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरर के लिए है 2000 रुपीज़, राइट। उसने वैल्यू ऐड की हमारी 200 रुपये, यानी उसने अपनी तरफ से एक तरह से प्रॉफिट मार्जिन का मतलब वही वैल्यू ऐड करना ही होगा, जिसके पैसे वो उससे चार्ज करेगा, किससे, जिसको वो गुड सप्लाई करेगा। तो मैन्युफैक्चरर के लिए प्राइस हो गया 2200। अभी हम इसको फ़िलहाल यहीं तक रोकेंगे। अभी आप अगर GST के सिस्टम पे चलोगे तो वही सेम केस है, यहाँ पे तो कोई डिफरेंस नहीं है, GST में भी सेम चीज़ है, यहाँ तक ओके है। आगे चलते हैं। अब मैन्युफैक्चरर को ओल्ड सिस्टम में एक्साइज ड्यूटी पे करनी पड़ती है 12.5 से, तो मैंने क्या किया, 2200 रुपये के ऊपर 12.5 चार्ज किया, 275 आया। बट GST में तो ऐसा कोई
चार्ज नहीं लगाया जाता, मतलब कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं है, तो यहाँ नील हो गया। अब आ जाते हैं आगे। टोटल वैल्यू कैसे बनी भाई? आपका प्राइस तो ये था 2200, लेकिन 275 पे आपको टैक्स और देना पड़ा, 2475 हो गए। यहाँ तो सिर्फ 2200 ही रहे, यहाँ तक ओके है। अब आ जाइए वापस। अब उसमें उसको वैट देना पड़ा, मतलब एक ही स्टेट में जब आप सेल करते हैं तो वैट देना होता है, तो 12.5 का वैट लग गया। 2475 पर मैंने 12.5 कैलकुलेट किया तो मेरा 309 समथिंग आया। ठीक है, यहाँ पर देखोगे नील है, कारण वैट नहीं है, एक्साइज ड्यूटी नहीं है, वैट नहीं है, यहाँ तो जीएसटी है ना। तो अब आप देखोगे जीएसटी कितना है। जीएसटी मान लीजिए सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी 9%, जो पुराने में नहीं था बट वो नए में था 9% है, दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, तो 2200 रुपये के ऊपर मैंने 9% किया 198, सेम 2200 रुपये पर मैंने 9% किया 198। तो ऊपर वाला सीजीएसटी है, नीचे वाला एसजीएसटी है, मतलब सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी और स्टेट जीएसटी। यहाँ तक हो गया ओके। इसको टोटल करेंगे 2596 आया। ठीक है, ओके हाँ, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। यहाँ पर दो तरह के टैक्स यहाँ ऊपर लगे हैं, यहाँ दो कोई टैक्स नहीं लगे हैं। यहाँ पर सीधा जीएसटी लगा है। अब आपने टोटल किया 2784 और 2596, यहाँ तक ओके है। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी मेरे हिसाब से। इस लास्ट वाले प्राइस को हम बोलते हैं इनवॉइस्ड वैल्यू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलें। अब होलसेलर जो दिल्ली का था उसने रिटेलर जो यूपी का है, यानी इंटर स्टेट अब सेल होगी। ठीक है, को मतलब जो आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स है होलसेलर के लिए वो क्या है 2475। चेक कर लें कहाँ से ली हमने। 2475 बेटा ये वाला उठाना है आपको, नीचे वाला नहीं उठाना, ये ध्यान में रखिएगा। 2475 क्या चीज़ है? टोटल वैल्यू। आपको ये वैट या सीजीएसटी एसजीएसटी को छोड़कर जो वैल्यू है वो फाइनली लेनी है, दैट इज़ टोटल वैल्यू फॉर मैन्युफैक्चरर, जिस पर वो किसको क्या देगा? होलसेलर को देगा। तो ये तो देगा 2475 पर और ये देगा 2200 रुपये में। मैं चेक कर लेती हूँ, आप देख सकते हो। कॉस्ट ऑफ गुड्स है होलसेलर के लिए, जो होलसेलर के लिए जो कॉस्ट ऑफ गुड्स थी वो ले ली 2475। किसने ले ली? रिटेलर ने ले ली, सॉरी रिटेलर ने नहीं ली, होलसेलर ने ली ना। मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को इस रेट पे दी। हो गया, यहाँ तक बात ओके है। 2475 2200, यहाँ तक ओके है। अब आ जाओ, इसने होलसेलर ने अपना वैल्यू ऐड किया 10%, वैल्यू ऐड किया, इसका 10% हो गया, इसका 10% हो गया, टोटल करके आपके सामने ये दोनों अमाउंट आ गए। यहाँ तक ओके है। अब आ जाओ, अब सीएसटी लगेगा जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है, तो सामान जो सीएसटी लगता था ओल्ड सिस्टम में। पहले वैट लगाया, वैट क्यों लगाया? क्योंकि स्टेट के अंदर था, लेकिन अभी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गया इसलिए सीएसटी लगा। सीएसटी लगा 2%, तो 2722 पे मैंने 2% लगाया 54, लेकिन यहाँ पे तो कुछ नहीं होगा ना, क्योंकि यहाँ सीएसटी नहीं लगेगा। यहाँ पे क्या लगेगा बेटा? जीएसटी लगेगा। अच्छा, अब यहाँ पर जीएसटी कौन सा लगेगा? आईजीएसटी लगेगा, क्योंकि आईजीएसटी होता है इंटीग्रेटेड जीएसटी, जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सेल करने या सप्लाई करने पर जो है वो लिया जाता है। 18% है, राइट। तो यहाँ तो लगेगा नहीं, नए सिस्टम में आ जाओ। मैंने ये क्रॉस क्यों लगाया मैं अभी इसके बारे में भी बताऊँगी आपको। ठीक है, 2420 पे मैंने क्या किया? 18% आईजीएसटी लगाया। यहाँ तक बात क्लियर होगी। इसको टोटल किया 2855, इनको टोटल किया 2777। यहाँ तक बात क्लियर है? कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं आनी चाहिए। यहाँ फिर से आप देखो, दो टैक्स लगे हैं ना, सॉरी एक टैक्स लगा है। पिछली बार दो टैक्स लगे थे, क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी इसलिए एक्साइज ड्यूटी लगी थी। इस केस में एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगी क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग हो चुकी है। होलसेलर रिटेलर को देगा, मैन्युफैक्चरिंग करके नहीं दे रहा ना, वो तो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स दे रहा है, इसलिए टैक्स अब सिर्फ एक लग रहा है, सीएसटी लग रहा है। तो इस केस में सीएसटी लग रहा है जो पुराना सिस्टम था, और नए सिस्टम में वो जीएसटी लगा रहा है। अब आपने देखा 2777 और 2855 समथिंग, ठीक हो गया। अब आ जाए हम तीसरी कैटेगरी में। रिटेलर के पास चीज़ें आ गई, अब रिटेलर क्या देगा? कंज्यूमर को देगा। तो पहले रिटेलर के लिए हम, अच्छा रिटेलर कहाँ का है? यूपी का है, ठीक है ना। कंज्यूमर भी बाई चांस यूपी का ही है, ओके। इंट्रा स्टेट हो गया। तो अभी मेरे को ये बताना है कि रिटेलर के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स क्या है।
तो मैंने क्या बोला, CST या IGST को छोड़कर जो वैल्यू बनती है वही आपके लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो, कॉस्ट ऑफ गुड्स होगी। तो यहाँ पर मैं चेक करूँ बी पार्ट में ओल्ड सिस्टम में 2722 और एक सेकेंड ना सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा कर दिया। आपको वैट अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है, CST लगेगा ना, CST लग रहा है ना। यहाँ पर जब आप रिटेलर के लिए गुड्स लोगे ना, कॉस्ट ऑफ गुड्स लोगे, तो ये वाला टैक्स ऐड करके लोगे, मतलब 2777 लोगे। एक मिनट में आपको वापस ले जाना चाहती हूँ, दोबारा से दिखाऊंगी आपको। यहाँ हमने जब मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को दिया था वैल्यू 2475 मानेंगे, 309 ऐड नहीं करके, मतलब ऐड तो करेंगे लेकिन लास्ट वाली जो वैल्यू है ना 2784 वाली, ये नहीं लेंगे। हमने 300 रुपये ऐड नहीं किए, यहाँ किए हैं लेकिन उसको ऐड करके यहाँ नहीं दिखाया। एक मिनट, यहाँ पे 2475 दिखाया है। लेकिन जब आप होलसेलर से रिटेलर पे आ गए, रिटेलर से जब कंज्यूमर पे आ रहे हैं ना, तो अगर हमारा कोई CST लगा हुआ है, CST ऐड करके जो वैल्यू आएगी, राइट, वो आप दिखाओगे। दिखा दी मैंने। अब यहाँ तो कोई CST है ही नहीं, यहाँ आपने IGST ऐड नहीं करना है, ये ध्यान में रखना। ये फ़र्क है, दोनों में डिफरेंस यही है कि यहाँ मैं 2420 ही वैल्यू उठाऊंगी और यहाँ मैं उठाऊंगी 2777। दिस इज़ द रूल। ले ली, चेक कर लो आप, बेशक से कर दिया मैंने, ठीक है। B की वैल्यू है, वैसे तो B की वैल्यू हमारी बनती है 2722, पर मैं तो 2777 ले रही हूँ, कारण मैं 54 रुपये का CST ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर B की वैल्यू 2420 है और वही मैंने उठाई है। क्लियर होगी बात? अब आ जाओ आगे। इसने प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया है, 10% किया है, कर दिया। इसने किया 10% कर दिया, ऐड कर दिया, हो गया, ठीक है। ये टोटल वैल्यू C आ गई। जैसे पहले A आई थी, फिर B आई, फिर C आई। अब आपने क्या किया, अब क्योंकि रिटेलर कंज्यूमर को सेम स्टेट में दे रहा है तो फिर से वैट लग गया, फिर से वैट लगाते हैं, 12.5 लगाओ जी। और इधर दूसरे केस में हम CGST और SGST दोनों लगाएंगे। चलिए, वैट लगाया 381, CGST और SGST लगाया 239 समथिंग, ऐड किया। यहाँ तक बात क्लियर है? पहले तो इन तीनों कॉलम को बहुत अच्छे से आपने देखना है, यहाँ पर हम गड़बड़ ना कर दें, इसलिए मैं आपको बार बार बता रही हूँ। CST ऐड करके वैल्यू लेनी है, GST बिना ऐड किए ही वैल्यू लेनी है आपको, ठीक है। अब आ जाओ, जो असली बात बताना चाह रही थी वो है ITC, यानी इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको कैसे मिलेगा। दो चीज़ें हैं, ओल्ड सिस्टम और GST सिस्टम, ठीक है। अभी ओल्ड सिस्टम में एक बार देखते हैं, वापस आ जाओ इधर। हाँ, पुराने सिस्टम में आप मुझे ये बताइए कि जब मैन्युफैक्चरर होलसेलर को गुड्स दे रहा था तो दो तरह के टैक्स लगे थे, एक एक्साइज लगा था और एक क्या लगा था, वैट लगा था, ठीक है। दो तरह के टैक्स, यानी कि ये 500 समथिंग टैक्स दे चुका है, ठीक है ना। लेकिन जब होलसेलर रिटेलर को देगा ना, तो होलसेलर रिटेलर को देगा, उसने 54 रुपये पे किए। अभी आपको क्या करना है, ध्यान में रखना, आपको सिर्फ और सिर्फ जो वैट है, मतलब ओल्ड सिस्टम की मैं बात कर रही हूँ, ध्यान दीजिएगा। ओल्ड सिस्टम में वैट का ही आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। तो किसको मिलेगा ये चेक करो, होलसेलर को मिलेगा, मैन्युफैक्चरर को नहीं मिलेगा। मैन्युफैक्चरर ने तो मैन्युफैक्चर की हैं, उसने कोई क्रेडिट टैक्स, इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं दिया, इनपुट टैक्स नहीं दिया है, उसने आउटपुट टैक्स दिया है। आउटपुट समझते हैं, जब आप फाइनली गुड्स किसी को दे रहे हैं देन आप जो टैक्स पे रहे हैं, दैट इज़ आउटपुट टैक्स। इनपुट टैक्स मैन्युफैक्चरर ने नहीं दिया है, इनपुट टैक्स दिया है, इनपुट टैक्स एक तरीके से इसका क्रेडिट उसको मिलेगा नहीं, क्योंकि इनपुट टैक्स पे कोई क्रेडिट टैक्स गया ही नहीं, राइट। इनपुट पे कोई टैक्स गया ही नहीं, इसलिए उसको कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। जब मैं होलसेलर पे आई तो मैंने देखा कि होलसेलर के पार्ट पर मैंने देखा कि पुराना कोई इनपुट पे टैक्स, यानी कि ये पुराना का मतलब 2475 पे क्या कोई टैक्स पे कर चुका है, तो मैं चेक करूँगी ना क्या क्या टैक्स पे कर चुका है। मैं वापस इधर जाऊँगी,
ठीक है। मैं देखूंगी 2475 पर 300 रुपये 9 रुपये तो टैक्स पे किया है ना, दैट इज़ इनपुट टैक्स। तो इसका क्रेडिट आपको कब मिलेगा? जब आप होलसेलर हैं और आप आगे दे रहे हैं। तो ये 300 रुपये आप दिख रहा है आपको, ठीक है। अब जीएसटी पे आ जाओ। जीएसटी में जब जब गुड्स आगे जाएंगी हर बंदे को टैक्स मिलेगा, हर पर्सन को इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। अभी वापस आ जाऊँ मैं इधर, जीएसटी का केस भी चेक कर लेते हैं। जीएसटी में सबसे पहला टैक्स पे किया गया था यहाँ पर, किसने दिया था? मैन्युफैक्चरर ने। ओके, क्या इससे पहले कोई टैक्स पे किया था? नहीं पे किया था, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरर को कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। ये 198 दो बार दिया गया, ठीक है। जब मैं मैन्युफैक्चरर हूँ और मैं रिटेलर को दे रही हूँ और मैं देख रही हूँ कि मुझे 435 रुपये जीएसटी पे करना पड़ रहा है, तो इस लेवल पर मुझे क्या कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा? ये 435 रुपये बेटा किस पे है? आउटपुट पर है। इनपुट पहले कितना दे चुके हैं? 198 चेक कर लो। पुराने सिस्टम में तो ऐसा कुछ भी नहीं मिला था, सिर्फ 300 रुपये मिला था। यहाँ आपको 396 मिले हैं, ठीक है। अब इसी मैं आपको पहले इसी का ही दिखा देती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हो गया क्लियर। अब यहाँ आए, यहाँ इस बंदे ने 239 करके SGST और CGST दिया है। इससे पहले क्या टैक्स जा चुका है? 435 रुपये। आप देख सकते हो 435 रुपये का टैक्स आपको क्रेडिट मिल गया। यानी यहाँ पे हर पर्सन को मिलेगा, सिर्फ एक पहले बंदे को नहीं मिलेगा, बाकी हर पर्सन को मिलेगा। लेकिन इस केस में आप देखो, सिर्फ होलसेलर को तो मिला है वैट का, रिटेलर को कहाँ मिला? चेक करो। इस पर्सन को तो मिला है, इस पर्सन को नहीं मिला। इसने भी तो 381 रुपये टैक्स पे किया है ना, बट इसको कोई टैक्स क्रेडिट नहीं मिला। ध्यान में तो सिर्फ वैट का टैक्स क्रेडिट मिलता था एक तरीके से देखा जाए तो, ठीक है। और रिटेलर को कोई टैक्स क्रेडिट नहीं मिला। लेकिन यहाँ पर आपको हर बार, हर लेवल पे, हर स्टेज पे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। बस शर्त यही है कि पुराने बंदे ने टैक्स पे किया। अभी मैन्युफैक्चरर से पुराना बंदा तो कोई था नहीं ना, मैन्युफैक्चरर तो फर्स्ट पर्सन था, तो फर्स्ट पर्सन को कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता। लेकिन सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जब तक वो गुड्स फाइनली बंदे के पास पहुंच नहीं जाती कंज्यूमर के पास, तब तक हर पर्सन को मिलता है, ठीक है। लेकिन इस केस में हर पर्सन को नहीं मिलता है, ये ध्यान में रखो। ओके जी, तो ये ध्यान में रखिए कि आपको इस तरीके से दोनों का डिफरेंस देखना है। इस मेरे हिसाब से तो यहाँ पे आपको बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। एक बार आप इस एग्जाम्पल को दोबारा से करके ज़रूर देखिएगा, ताकि और आपके कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएं आपको। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।